हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां हम लोग इस समय नेट जेआरएफ के इकाई 5 से लेकर 10 के अंतर्गत जो विभिन्न महत्वपूर्ण विषय वस्तु है उसी के बारे में शॉर्ट रूप में अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें से हमने कहानी और उपन्यासों का अभ्यास अपने इसी चैनल में किया है, जिसमें मुख्य तथ्य प्रमुख रूप से जो क्रमागत प्रश्न बनते हैं उनके लिए मुख्य कंटेंट रखा गया, जिसमें से लेखकों का जन्म समय, प्रकाशन वर्ष और जो कहानी है वो किस पत्रिका में और किस कहानी संग्रह में है। यह सब प्रश्न जब बनते हैं तो क्रम में लगाने वाले प्रश्न बनते हैं। उस क्रमागत प्रश्न को ध्यान में रखते हुए हमने इससे पहले उपन्यास और कहानी पर अपना जो क्लास रख चुके हैं। अब आज हम लोग आए हैं यूजीसी नेट तथा जेआरएफ के पाठ्यक्रम में नाटकों के लेखक तथा जो नाटक लगे हैं उनके प्रकाशन वर्ष के साथ। तो इसको हम 2-3 भागों में लेके आएंगे। प्रमुख तथ्य, जिसमें से नाटक का प्रकाशन वर्ष, लेखक, प्रमुख पात्र और इन एक नाटकों की विस्तृत समीक्षा हमारे चैनल कथा साहित्य दर्पण में प्रस्तुत की जा चुकी है। तो आप अगर समीक्षात्मक और अध्ययन करना चाहते हैं तो आप जिस भी नाटक की समीक्षा पढ़ना चाहते हैं उस नाटक के नाम के साथ कथा साहित्य दर्पण लिखकर सर्च करें, आपको वो नाटक समीक्षा के साथ मिल जाएगा। और इस तरह आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं, क्योंकि जून परीक्षा के लिए अब इतना समय नहीं बचा है कि विस्तृत नाटकों का अध्ययन किया जाए। तो चलिए, इसके बाद हम लेके आएंगे महत्वपूर्ण कथन। तो अभी हम देखते हैं इकाई 8 नाटक, जिसमें से पहला नाटक है भारत दुर्दशा। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का प्रसिद्ध नाटक है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1880 ईस्वी। इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इसके प्रमुख पात्रों में है नायक भारत। यह एक प्रतीकात्मक नाटक है, जिसमें प्रतीकों को ही पात्रों के रूप में रखा गया है, कोई मनुष्य पात्र नहीं है। तो नायक भारत है और इसके अन्य पात्रों में है योगी, जो कि गीत गाता हुआ आता है, निर्लज्जता, आशा, भारत दुर्दैव, सत्यानाश, फौजदार, रोग, मदिरा, आलस्य, अंधकार, ये सभी मिलकर भारत को नष्ट करने में लगे हुए हैं। और इस प्रतीकात्मक रूप से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अंग्रेज सरकार के द्वारा भारत के शोषण का चित्रण किया है। अगला नाटक है अंधेर नगरी। यह 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुआ नाटक है और इसके लेखक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नाटकों के प्रकाशन और शुरुआती दौर में नाटकों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने बहुत सारे अनुदित और मौलिक नाटकों की रचना की है और अंधेर नगरी के माध्यम से राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग्य किया गया है तथा अंग्रेज सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से आक्षेप भी किया गया है। यह एक प्रहसन नाटक है और इस नाटक को आप सभी ने पहले ही पढ़ रखा होगा और ये बहुत ही अच्छा नाटक है। और इसके प्रमुख पात्र हैं राजा, मंत्री, भिस्ती, यहाँ बेइज्जती नहीं भिस्ती होना चाहिए, भिस्ती, भिस्ती भिस्ती होना चाहिए। और प्रमुख पात्रों में हैं इसमें महंत गोवर्धन, महंत जी के 2 शिष्य होते हैं, एक होते हैं गोवर्धन दास और दूसरे होते हैं नारायण दास। तो जिसमें से महंत जब अंधेर नगरी में आते हैं तो गोवर्धन दास और नारायण दास को भिक्षा मांगने के लिए भेजते हैं, जिसमें गोवर्धन दास जी बहुत सारी भिक्षा लेकर आते हैं और शहर का नाम अंधेर नगरी बताते हैं। और यहाँ हर चीज़ टके सेर की भाजी, टके सेर का खाजा, अंधेर नगरी और अनबुझ राजा, ऐसा इनके गुरु महंत जी कहते हैं। और महंत जी ने अपने दोनों शिष्यों को तुरंत ही वह शहर छोड़ देने का आदेश दिया, पर लालची गोवर्धन दास जी उसी शहर में रहे और अंततः उनको फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया। जिस समय वह उनके गुरु जा रहे थे महंत जी, तो उन्होंने कहा था गोवर्धन दास जी से कि आपको जब कभी मुसीबत पड़े तो हमें याद करिएगा और हम आ जाएंगे। इस तरह उन्होंने फांसी के वक्त अपने गुरु को याद किया और गुरु ने आकर मूर्ख राजा को ही फांसी पर चढ़ाने का प्रयत्न किया और इस तरह अपने दोनों शिष्यों की जान बचाई। तो यह एक बहुत ही उत्तम कोटि का नाटक और प्रहसन की श्रेणी में रखा जाने वाला भारतेंदु जी का मौलिक नाटक है। चलते हैं अगले नाटक को देखते हैं, जो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, स्कंदगुप्त नाटक। इस नाटक को 1928 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी भी
जो कि छायावाद के कवि हैं और छायावाद के ब्रह्मा कहे जाते हैं। आप छायावाद की जो बृहत रही है उसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। छायावाद का जनक भी अधिकतर विद्वानों ने आपको माना है और सर्वमान्य रूप से भी छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद जी को ही कहा जाता है। ऐसे महान प्रतिभा के धनी कवि और प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटककार जयशंकर प्रसाद जी का प्रमुख नाटक स्कंदगुप्त, जो कि नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ नाटक है, और इसके प्रमुख पात्रों में हैं स्कंदगुप्त, जो कि कुमारगुप्त का छोटा पुत्र होता है, और कुमारगुप्त जो कि गुप्त साम्राज्य के राजा होते हैं, और इसी से जो है नाटक की शुरुआत होती है। कुमारगुप्त मगध का सम्राट होता है। गोविंदगुप्त कुमारगुप्त का भाई। प्राणदत्त, ये पर्णदत्त होता है, यहाँ पे पर्णदत्त, ये टाइपिंग मिस्टेक है, पर्णदत्त होगा, पर्णदत्त, प्राणदत्त नहीं होगा, यहाँ पे पर्णदत्त होगा। ये पर्णदत्त जो है ये मगध के महानायक हैं। बंधुवर्मा मालव का राजा है और भीमवर्मा मालव राजा का भाई है। ये दोनों जो कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त होते हैं, इनकी मदद करते हैं मगध साम्राज्य को हुनों के आक्रमण से बचाने में। मातृगुप्त जो कि कवि कालिदास का ही एक अन्य नाम है। प्रपंच बुद्धि, यह बौद्ध का पालिक है और इसमें यह खलनायक की भूमिका अदा करता है। सर्वनाग अंतर्वेद का विषयपति होता है। और देखते हैं इसके प्रमुख स्त्री पात्र। तो स्त्री पात्रों में है देवकी, यह कुमारगुप्त की बड़ी रानी है, स्कंदगुप्त की माता। अनंत देवी, यह कुमारगुप्त की छोटी रानी है और पूर्वगुप्त की माता। पूर्वगुप्त, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। और जयमाला, यह बंधुवर्मा की स्त्री है और मालव की रानी है। देवसेना बंधुवर्मा की बहन है, यानी ये जयमाला देवसेना की भाभी होती हैं। कमला, कमला भी इसमें एक अन्य पात्र है जो भट्टार्क की माता होती है। भट्टार्क जो है वो नवीन महाबलाधिकृत है। मालिनी मातृगुप्त की प्रेयसी होती है। विजया मालव के धन कुबेर की कन्या, जिस पर सबसे पहले स्कंदगुप्त आसक्त होते हैं। जब देवसेना उनसे प्रणय निवेदन करती है, विवाह का प्रस्ताव रखती है, तो वह मना कर देते हैं, क्योंकि उस समय वह विजया के ऊपर आसक्त होते हैं और विजया से शादी करना चाहते हैं। पर बाद में उन्होंने देवसेना के त्याग और सच्चरित्रता का पता लगाकर देवसेना से शादी करना चाहा, पर तब देवसेना ने मना कर दिया। तो वैसे ही इस नाटक का विस्तृत समीक्षात्मक अध्ययन हमारे दूसरे चैनल कथा साहित्य दर्पण पे मौजूद है, तो आप चाहें तो वहाँ जाकर इसको सुन सकते हैं। अगला नाटक है चौथा नाटक, जो कि नेट के पाठ्यक्रम में लगा है। ये भी जयशंकर प्रसाद जी का ही नाटक है। जयशंकर प्रसाद जी के 3 नाटकों को नेट के पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो चंद्रगुप्त, जिसका प्रकाशन, यह भी नाटक है चंद्रगुप्त, इसका प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ था। इससे पहले इसी नाटक का दूसरा रूप कल्याणी परिणय के नाम से जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। बाद में उन्होंने चंद्रगुप्त नाम से इसका स्वतंत्र रूप से दूसरा नाटक बनाया। प्रमुख पात्रों में है चंद्रगुप्त, जो कि नाटक का नायक है। नंद, मगध सम्राट नंद, यह खलनायक की भूमिका में होता है, जो कि चाणक्य विष्णुगुप्त का अपमान करता है, उनकी शिखा को पकड़वा कर उनको दरबार से निकलवा देता है। उसी समय चाणक्य प्रण करता है कि जब तक मैं अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा, जब तक कि नंद वंश का विनाश नहीं कर दूंगा। और चाणक्य भी इस नाटक का मुख्य किरदार होता है। समझ लीजिए नायक के बाद ये दूसरा नायक इसमें चाणक्य ही होता है। यह मौर्य साम्राज्य का निर्माता होता है। क्षमा करिएगा मित्रों। सिंहरण, राजकुमार रामभीक, पर्वतेश्वर, जो कि पोरस के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी कि सिकंदर से लड़ाई की चर्चा भी इसी नाटक में की गई है। अलक्षेंद्र, राक्षस, मालविका, कार्नेलिया, अलका, सुवासिनी, सिकंदर, फिलिप्स आदि। और ये जो कार्नेलिया है यह सिकंदर के साथ आए हुए सिपाही जो उनके मुख्य सलाहकार मंत्री होते हैं उनकी पुत्री होती है, और यह राजकुमार चंद्रगुप्त के ऊपर आसक्त होती है और बाद में दोनों शादी भी कर लेते हैं। इन नाटकों के कथन भी पूछे जाते हैं, तो इन नाटकों के अगले समीक्षा में हम इनके कथन लेकर आएंगे। और क्योंकि समय अभाव और परीक्षा की नज़दीकी को देखते हुए यहाँ पर हम मुख्य तथ्यों का ही विवेचन करेंगे। और इससे पहले भी आपने पूर्ण रूप से अपनी तैयारी की होगी, तो नाटकों को पढ़ा होगा। तो अभी यहाँ पर हम परीक्षा उपयोगी तथ्यों का ही संकलन करेंगे। अगला नाटक ये भी जयशंकर प्रसाद जी का है, ध्रुव स्वामिनी।
ध्रुव स्वामिनी नाटक 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। यह नारी समस्या प्रधान नाटक है। प्रमुख पात्र हैं ध्रुव स्वामिनी, यह रामगुप्त की पत्नी है, और महादेवी हैं, यह नाटक की नायिका भी हैं। रामगुप्त, यह समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र है तथा ध्रुव स्वामिनी का पति है। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का छोटा भाई, साहसी और प्रमुख पात्र है, साम्राज्य की रक्षा करने वाला नायक है। वहीं पे रामगुप्त जो है यह बिलासी होता है और यह अपनी पत्नी की भी कोई इज्जत नहीं करता, और जब शकराज उससे ध्रुव स्वामिनी को भेजने की बात करता है तो वह तुरंत मान लेता है, जबकि ध्रुव स्वामिनी शकराज के सामने जाने से पहले अपने पति से बहुत विलाप करती हैं और कहती हैं कि मैं आपकी पत्नी और मेरी रक्षा करना आपका धर्म होता है, पर वह नहीं मानता है और ध्रुव स्वामिनी को जाने की आज्ञा देता है। तब चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी को मना करता है। जब ध्रुव स्वामिनी अपने प्राण देने जाती है तो चंद्रगुप्त उन्हें रोकता है और स्वयं पालकी पर बैठकर शकराज के शिविर में जाता है और वहां उसका वध करता है। शकराज, यह एक महत्वाकांक्षी, रणकुशल एवं कूटनीतिज्ञ तथा क्रूर खलनायक है और नाटक में खलनायक की भूमिका इसने निभाई है। कोमा, मिहिरदेव की पलित पुत्री और शकराज की प्रेमिका। ये जो कोमा नामक स्त्री पात्र है यह शकराज के प्रति आकर्षित रहती है और उसको प्रेम करती रहती है, और यह शकराज को समझाती भी है कि आप किसी भी स्त्री को उसका मान भंग नहीं कर सकते, उसकी इच्छा के बगैर उसको अपने शिविर में बुलाना धर्म नहीं है, पर यह शकराज नहीं मानता। मिहिरदेव, यह कोमा के पिता हैं। शिखर स्वामी, मंदाकिनी रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन, एक प्रतिभाशाली स्त्री है। ये शिखर स्वामी इसमें एक अन्य पात्र है जो कि यह रामगुप्त का जो है विश्वास पात्र होता है, और मंदाकिनी है रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन होती है। यह साहसी एवं प्रतिभाशील स्त्री होती है और यह ध्रुव स्वामिनी के पक्ष में रहती है और अपने भाई को समझाती है कि आपको इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। वैसे मूलतः ध्रुव स्वामिनी नाटक विशाख दत्त के संस्कृत नाटक देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया नाटक है। तो अभी इसमें हमने 5 नाटकों को देखा। इसके अगले भाग में हम लेकर आएंगे आगे के नाटक। हो सकता है ये 2 या 3 भाग में संपूर्ण नाटक हो, तो जल्द ही हम कल हो सकता है इसको लेकर आएँ इसके अगले भाग को। तो आप ज़रूर से ज़रूर देखें, और अगर आपको पूर्ण समीक्षा चाहिए तो आप हमारे चैनल कथा साहित्य दर्पण पर जाएंगे। वहाँ आपको UGC नेट की सभी कहानियाँ मिलेंगी। जीवनी जो इकाई 10 में मुर्दहिया और क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की जीवनी है वो भी मिलेंगी, और जो रामरक्ष बेनीपुरी जी का माटी की मूर्ति रेखा चित्र है उसके समस्त रेखा चित्रों का विस्तृत अध्ययन किया गया है। तो आप वहां ज़रूर एक बार जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो फिर जल्दी ही मिलते हैं दूसरे भाग के साथ। जय हिंद, जय हिंदी।